गाइस, हाय, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट डिग्रा द हरनील। ये मेरा लिंक है, आप मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हो। दोस्तों, मैं वर्ल्ड 88 की टीम 88 का एक मेंबर हूं। तो आज हम प्रेमचंद डिग्रा जी से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करने वाले हैं। आज हम लोग बॉडी बिल्डिंग को स्टार्टिंग फ्रॉम प्रेमचंद डिग्रा जी के फेज से लेके और उसका इम्पैक्ट जो पड़ रहा है आज और इसके दोबारा जो इम्पैक्ट पड़ेगा हमारा फ्यूचर के ऊपर, आज हम वो सारी बातें करेंगे। सो इन शॉर्ट, बॉडी बिल्डिंग आज, बॉडी बिल्डिंग का कल और बॉडी बिल्डिंग जो प्रेमचंद डिग्रा जी ने की थी। तो आज हम वो तीनों फेजेस की बात करने वाले हैं। सो गाइस, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक गाइस, यू विद मी, दिस इज डिग्रा द हरनील। और आज हम हैं with the Padma Shri, Arjun Awardee, Maharaja Ranjit Singh Awardee, the legendary Mr. Universe, Mr. Premchand Degra, who is the president of Indian Bodybuilders Federation, जो कि गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड है। और आज हम जानेंगे उनसे अबाउट द बॉडी बिल्डिंग। असल में बॉडी बिल्डिंग है क्या, और उन्होंने जब कंप्लीट किया था तो तब का और आज का क्या डिफरेंस है। सो लेट्स टॉक। वेलकम सर। सर, बॉडी बिल्डिंग असल में है क्या? बॉडी बिल्डिंग का मेन आज तक मेन क्या कि अपने बॉडी बिल्डिंग को, अपने शरीर को पूरा फिट करना है, जो मेजर है जी। उसके बाद हम लोग जैसे सपोज करते हैं कि एक बॉडी बिल्डर, हर एक आदमी जो इंसान है, मेल है फीमेल है, अपने शरीर को फिट रखने के लिए जी, प्रॉपर वे वर्कआउट करने के लिए जी, और किसी भी फील्ड के बीच में जाने के लिए जी, जैसे सपोज होता है कि आप किसी भी गेम के बीच में जा सकते हैं और अपना पूरा हार्ड वर्क करके देन इसके ऊपर अपने फोकस करके अपने शरीर के ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर। बॉडी का मेन ही क्या है कि एकदम परफेक्ट बॉडी को अपने बनाना। तो उसके बाद जो किसी भी गेम के बीच में किसी भी साइड में आप जाते हैं तो वो अपने परफेक्ट कर सकते हैं अपने आप को। ओ ग्रेट गाइस, तो आपने सुना कि बॉडी बिल्डिंग के थ्रू आप किसी भी फील्ड के अंदर घुस सकते हो। मतलब कि आपका वो शारीरिक बल और आपका जो एक एंथुजियाज्म है वो उससे बढ़ जाता है। बिल्कुल, मैंने बिल्कुल सही कहा गुरुजी? नहीं, बिल्कुल सही है। हाँ। मेन क्या है कि आज की स्थिति दिस डिफरेंट आ गई। डिफरेंट मीन्स क्या होता है, आज जो बच्चे यंग जनरेशन है वो भी आ रही है आगे, काफ़ी अच्छी बात है ये जो है कि फिटनेस के ऊपर आ रहे हैं, अपने शरीर को संभाल के रख रहे हैं। लेकिन जो सिचुएशन था बिफोर, जब हमारे टाइम था, जब हम 1980 से जब मैंने शुरुआत की थी, उस टाइम का जो आज का दौर बहुत ही डिफरेंट आ गया जी। उसमें क्या होता था, मेहनत करते थे। आज की स्थिति ऐसी हो गई है कि आज मेहनत तो करते हैं लेकिन जो प्रॉपर मेहनत होनी चाहिए वो नहीं है जी। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो अभी जो यंग जनरेशन है उनको भी, कि जो सबसे जो मुश्किल काम है क्या है कि आज की स्थिति ऐसी है कि किसी को प्रॉपर ट्रेनिंग के बारे पता ही नहीं है कि व्हाट इज़ द ट्रेनिंग, कैसे ट्रेनिंग करनी है, क्या उसका मेथड है, क्या शुरुआत करनी है, कैसे उन्हें करनी है। आज बच्चा आता है, आने के बाद ही ऑन द स्पॉट वो क्या बोलता है कि नहीं जी मैं तो बस, मेरे को सबको पता चल गया है। नहीं तो क्या वो नेट के ऊपर सर्च करता है तो उसको दिखता है। लेकिन जब तक मैं एक चीज़ बड़ी कहानी कहूँगा, मतलब कि जो सही बात कहूँगा कैसे कि जब तक आपका कोई गुरु नहीं है आप कामयाब नहीं हो सकते। उसका रीज़न क्या है कि जो मेथड है, जो सिस्टम है, जो बॉडी की लैंग्वेज है, जो बॉडी का आपका जो एंगल है, जो बॉडी किस टाइप की है, उसके आधार के ऊपर ही उसको करना पड़ेगा। अगर अदरवाइज ऐसे करेंगे जैसे लोग कर रहे हैं, जैसे आगे अपने नेट के ऊपर देख लिया, यूट्यूब के ऊपर देख लिया, वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, दिस इज डिफरेंट। वो बहुत अंतर है उसमें। वैसे भी गुरुजी, जब आप लाइव हो उनके साथ तो आई थिंक कि उनको यूट्यूब और इसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट फिर भी मैं कई लोग जो बहुत दूर स्टेट से रहते हैं उन लोगों को इस चीज़ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी था। और सर, हम लोग आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे व्यूअर्स के लिए कि जो लोग बॉडी बिल्डिंग को मानते हैं कि ये सिर्फ एक स्टेरॉइड्स की गेम है, और जिन लोगों का धारणा है कि ये एक सिर्फ और सिर्फ स्टेरॉइड के साथ ही ये खेली जा सकती है और ये ड्रग्स की गेम है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, ये तो एक कहानी है। जैसे हम जब करते थे, हम नेचुरल डाइट के ऊपर आते थे। आज की स्थिति भी है, अभी 62 मेरी एज हो गई है जी। आज भी मेरे को ये स्टेरॉइड तो बहुत दूर की बात है, कभी उसका पता ही नहीं भी क्या होता है क्या नहीं है।
और उसकी बात छोड़ दो, एक सप्लीमेंट जो आज चल रहे हैं, हर एक आदमी प्रोटीन 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 बोल रहा है, जो कुछ भी है, जी। हमको ये समझ नहीं चली कि प्रोटीन है क्या है। पहले अपने आप को समझो तो सही कि ये है क्या है। लेकिन ये सिर्फ ओनली कहानियां हैं, ओनली एक साइकोलॉजिकली इफेक्ट है, बाकी कुछ नहीं है। मैं बोलता हूँ जैसे सपोज आप नेचुरल डाइट करने के बाद भी आप परफेक्ट हो सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे सपोज 89 में मिस्टर ओलंपिया में मैंने पार्टिसिपेट किया था, तो क्या मैंने को स्टेरॉइड लेकर किया था? नहीं। मैं आज की स्थिति ऐसी हो गई है कि हार्ड वर्क करना जानता नहीं कोई भी, ओनली थोड़ा सा आपने ले लिया, जो सप्लीमेंट ले लिया, जहाँ प्री वर्कआउट ले लिया, जहाँ उसने स्टेरॉइड लेके अपनी बॉडी को मैं 2 दिन में बना लूँगा, 2 दिन बनने वाली कोई चीज़ नहीं है। जो सबसे इम्पोर्टेंट मैं कहूँगा, बात करनी चाहूँगा कि जैसे सपोज आज बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद उसको ऐसे इंजेक्शन ला दो को कल को इंसान बन जाए, आदमी बन जाए, वो कैसे बनेगा? नहीं, उसका पीरियड है। 18 साल तक बच्चा जो है वो ग्रो करता है और दुनिया भर की उसको डाइट दी जाती है। देने के बाद फिर कहीं जाके वो इंसान बनता है, मतलब पूरा जवान होता है। अगर हम बोलेंगे नहीं नहीं आप स्टेरॉइड देके इसको कर लेंगे, आज की स्थिति ऐसी हो गई है कि जो हमारे जो ट्रेनर हैं, जहाँ हमारे जो लोग हैं, जो इंस्ट्रक्टर हैं, वो बहुत मिसगाइड कर रहे हैं। जिससे क्या है, अभी तो मैं बोलता हूँ, मैं 1-2 बार मैंने देखा सुना भी है, इस वीडियो थ्रू भी किया है कि बोलते हैं नहीं प्रेमचंद ने तो ड्रग्स लिया था, उसने स्टेरॉइड लिया था। आज वो बोलते हैं कि नहीं लिया। मैं बोलता हूँ मेरा रिकॉर्ड देखना है, जाके जैसे सपोज जो डोप टेस्ट होता है वहाँ जाके देखो, जापान में देखो, अमेरिका में देखो, या कहीं भी देखो। आपका कितनी बारी डोप टेस्ट हुआ? मेरा कम से कम भी उधर जितनी बारी वर्ल्ड चैंपियनशिप में होता था तो डोप टेस्ट मेरा होता था। उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ क्यों, किस लिए आदमी नेचुरल भी अपनी गेम को कर सकता है। जैसे मिस्टर ओलंपिया के बीच में बोलते हैं हम जाना है, क्यों नहीं जा सकता? हार्ड वर्क ही काम आएगा। कोई शॉर्टकट पीरियड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये 2 दिन की खेल नहीं है। लेकिन क्या है कि मैंने इतना 8 बार एशिया का टाइटल जीता था, क्या मैंने स्टेरॉइड लेकर जीता था? आज बच्चे आते हैं, बॉडी बिल्डर जो गेम करते हैं, 2 दिन स्टेरॉइड लेके आप स्टेज के ऊपर आके तीसरे साल वो ख़त्म हो जाते हैं। उसका रीज़न क्या है? क्यों? उसका कारण क्या है कि यही ये शॉर्टकट पीरियड में जाना है। ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। मैं तो समझता हूँ ये हिंदुस्तान के नौजवान को ख़त्म करने वाला ये सबसे बड़ा प्रोग्राम जो है, ये इस चीज़ को बंद करना चाहिए। मैं तो माननीय जो हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है अपने गोयल साहब, उसको भी बोलूँगा कि जैसे सपोज अगर कोई बच्चा डोप टेस्ट करके उसको पकड़ा जाए तो उससे क्रिमिनल केस उसके ऊपर होना चाहिए, जिससे कि इन बच्चों का जो उनका जो भविष्य है वो सही हो। अदरवाइज नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। आज की स्थिति बोलते हैं कि क्योंकि उनका इंटरनल का बॉडी का जो सिस्टम है वो पूरे का पूरा डैमेज हो रहा है। ये बहुत बड़ी गलती है। मैं क्या बोलता हूँ, हम क्या बोलते हैं कि नेचुरल जो चीज़ है वो सदाबहार रहेगी, वो कभी जाने वाली नहीं है। को हर टाइम आपका मानसिक तौर के ऊपर, आप फिजिकल तौर के ऊपर, आप हर जगह हर आपकी बॉडी जो है परफेक्ट होगी। अदरवाइज नहीं तो प्रॉब्लम आने वाली है। तो क्योंकि उसमें क्या होता है कि डाइट इज़ योर माइंड, और कुछ नहीं है। डाइट जो सोचना है वो पैदा होना है। अगर आप बोलते हैं, मैं बोलते हैं लोग बोलते हैं मैं इतना ये डाइट खा के मैं इतने अंडे खाता हूँ, मेरे को ये समझ चलती है क्या डाइट खा रहे हैं क्या खा रहे हैं। बहुत बड़ी गलती है ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं अपनी पूरी लाइफ में जैसे पूरा हार्ड वर्क किया है, इतना किया है, मैं ज़्यादा 6 अंडे या 7 अंडे 8 अंडे के करीब मैं वो इसके ऊपर कभी आज तक नहीं लिया, क्योंकि मैं इसको दुनिया को जीता नहीं है और नेचुरल एक्सरसाइज करता। मेरे 8 घंटे मेरी एक्सरसाइज थी। आज स्थिति आज 1 घंटा में एक्सरसाइज करेंगे, दूसरे बोलेंगे ये हो गया, 2 सेट लगा के बोलेंगे नहीं मेरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। ये कहाँ से हो जाएगी? हर मसल का, हर बॉडी का, हर सिस्टम का अलग अलग सिस्टम होता है। हार्ड वर्क करना पड़ता है, देन फिर कहीं जाके उसका रिजल्ट मिलता है। लेकिन आज ये शॉर्टकट है, शॉर्टकट के बीच में कुछ मिलने वाला आपको नहीं है। ये कहना है उसमें तकलीफ जरूर मिलेगी। जहाँ अगर गलत इस्तेमाल करके स्टेरॉइड लेके जहाँ काम करेंगे तो आपकी किडनी डैमेज होगी, जब इंटरनल बॉडी का आपका सिस्टम टोटल ही डैमेज होएगा, आपकी लाइफ जो है वो खत्म हो जाएगी। तो मैं क्या सोचता हूँ कि ये चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। और मिस्टर ओलंपिया में नेचुरल भी आप कर सकते हैं। मैं बोलता हूँ जैसे सपोज मिस्टर ओलंपिया कॉम्पिटिशन होता है, अगर कहीं भी होता है तो मैं अगर सपोज हिंदुस्तान के अंदर हो तो मैं ये बोलता हूँ कि जितने भी मिस्टर ओलंपिया के बीच में आने वाले जो लोग हैं, जो एथलीट आएंगे, उनका सबका डोप टेस्ट होना चाहिए। अगर मैं देखता हूँ कौन इधर करता है क्या नहीं, कौन लेता है, यही जो है
हिंदुस्तान के अंदर जो सपोज आते हैं या कोई आएंगे इधर, वही सबसे बड़ा ड्रॉप है हमारे लिए, हमारे बच्चों का, क्योंकि वो बच्चों को बच्चे जो उनको देखते हैं, देखने के बाद वही जो काम करते हैं वो करते हैं। लेकिन जो स्टीरियोटाइप जो लोग हैं वो उससे हमारा जो कंट्री का जो खेल है, जो वो स्टीरियोटाइप के ऊपर नहीं चलना चाहिए ना। कभी मैं इसको कभी बोलूँगा, मतलब कि एडवाइस करूँगा भी कभी भी लो, लेकिन जो भी लेता है उसको पूरी पनिशमेंट में होनी चाहिए। अगर जो भी कंपटीशन में आते हैं उनके ऊपर पूरा बैन लगना चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो आने वाली जनरेशन है उसको ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन तो नेचुरल राइट के साथ अपने आप को परफेक्ट करो। जी, तो गुरुजी आपका मानना ये है कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो पैदा होते ही वो बॉडी बिल्डर नहीं बन जाता, तो उसको ग्रो करने के लिए 18 साल लगते हैं। 18 साल के बाद में वो एडल्ट होता है। तो गुरुजी हमारे व्यूवर्स के लिए मैं ये पूछना चाहूँगा कि जब आपने कंप्लीट किया था तो आपका शेड्यूल क्या था? नहीं, शेड्यूल इज डिफरेंट। जब मैं समझता हूँ, जैसे सपोज जो बिगिनर है, जो लड़का है, आज की स्थिति ऐसी है कि जैसे सपोज आप जंग हैं, बच्चा है, अभी बच्चे को पहले तक खेल के ऊपर ही देना चाहिए। क्यों? उसको बोलते हैं जर्नल फिटनेस एक्सरसाइज, जैसे उसका रनिंग, जॉगिंग, सपोज उसका जो पुशअप, जहाँ अदर जो दूसरी एक्सरसाइज, ओनली जर्नल एक्सरसाइज, लंग्स एक्सपेंशन उसके लिए एक्सपेंशन होना चाहिए। जैसे जैसे उनके आने के बाद, जैसे सपोज जो बच्चे की ग्रोथ जो है मे बी अराउंड 12 या 13 साल होता है, होने के बाद ही फिर उसको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज प्लस पूरी बॉडी की एक्सरसाइज, जो जनरल बॉडी में आपको बोल रहा हूँ, वो देना चाहिए। एज ए रूल, प्रॉपर रूल होता है, क्या होता है कि 6 मंथ तक बेसिक ट्रेनिंग होती है जब शुरुआत करता है बच्चा। लेकिन ये नहीं कि ऑन द स्पॉट उसके ऊपर लोड देना, जस्ट ओनली उसको क्या पुशअप आ गया, चेन अप आ गया, जहाँ अदर जो दूसरी एक्सरसाइज, जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, वो उसको देनी चाहिए। जंपिंग होगी, दूसरी होगी, तो ये नहीं कि उसके ऊपर कोई वेट ज़्यादा देना चाहिए। तो गुरुजी आपने भी यहीं से शुरुआत की थी? नहीं, जब हम गांव में थे उस टाइम तो खेल का क्या, कबड्डी, रेसलिंग और अपने फुटबॉल, ये चीज़ें होती थी गाँव के अंदर। हम गाँव के अंदर खेलते, हमको तो ये भी नहीं पता होता स्पोर्ट्स किसको बोलते हैं, किसको नहीं है, लेकिन उसके आधार के ऊपर हम उसको देखते थे। वो तो मैं जब 10th क्लास में था तो फिर मेरे को पता चला कि स्पोर्ट्स बोलते हैं। वो भी स्कूल टीचर जो चेंज होकर आया तो उसने रेसलिंग शुरुआत करवाई, तो मैं रेसलिंग शुरुआत की थी। पहले साइड में होके हम किनारे में वैसे बैठ के देखते थे कि क्या कि गेम करते हैं, कैसे करते हैं, जो इसको जो रेसलिंग को भी, और रेसलिंग के जो ये भी प्रोफेशन, जो मदरी जैसे कुछ बोलते हैं, ये भी गेम है। तो स्कूल के बीच में जाने के बाद जो हुआ, मेरा रिजल्ट हुआ पंजाब का एंड डिस्ट्रिक्ट का पहले कंपटीशन हुआ है, उसमें मैं चैंपियन हुआ। मैं बहुत खुश हो गया। आप रेसलिंग की बात कर रहे हैं? रेसलिंग की बात कर रहे हैं, ये 1973 की बात है, आज की बात नहीं है। लेकिन उसके आधार के ऊपर, लेकिन गांव के अंदर क्या था, खाना पीना था। खाना पीना क्या, दूध, दही, मक्खन, वो सब ये मिलता था। अभी बोलते हैं अभी हो गया जी चिकन इतना होना चाहिए। चिकन कहाँ मिलता है, किसी को अंडा, किसी को कहाँ मिलता है। गुरुजी हम लोग उस बात पे आएंगे, लेकिन सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि हमें सुनने को मिला था कि आप 500 पुशअप्स एक बारी में कर लेते थे? नहीं, पुशअप जब रेसलिंग के टाइम कर रहा मैं, रेसलिंग 2000 की बात करो, 2000 पुशअप्स, 2000 पुशअप्स। आई थिंक आज की डेट में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो इतने पुशअप्स कर सकता हो। तो गुरुजी आप 2000 पुशअप्स एक बारी में कर लेते थे? नहीं, एक बार 2000 प्लस जो उठक बैठक थी, जिसको बोलते हैं डंड निकालते हैं अपने, जो स्क्वाड जिसको बोल देते हैं हम, वो भी काम 2000 मेरा तो वो चलता था। वो चलने के बाद फिर हम एक्सरसाइज करते, जब रेसलिंग करता था, फिर देन अखाड़े के बीच में जाके हम जैसे दाव पेच लगाते हैं वो करते थे हम। मतलब स्ट्रेंथ इतनी थी जिसका कोई हिसाब नहीं है। और खाना पीना क्या होता था, दूध, दही, मक्खन, वही होता था, बाकी तो कुछ होता ही नहीं था उस टाइम। तो आज स्थिति आ गई है। हाँ जी, मैं सॉरी, मैं आपको थोड़ा सा काट रहा हूँ गुरुजी। अगर जैसे आपने बोला कि 2000 पुशअप्स आप करते थे, तो आज की डेट में ये 2000 पुशअप्स एक ओवर ट्रेनिंग के बेसिस पे नहीं आता? नहीं, उस समय रेसलिंग की बात चल रही है जो है। जब जैसे सपोज इस फील्ड के बीच में बॉडी बिल्डिंग के बीच में आया हूँ, लेकिन बॉडी बिल्डिंग के बीच में जब आने के बाद फिर स्क्वाड उसको पूरा जो तो फ्री अगर विद वेट के साथ आ गया, देन उस टाइम फिर कम करना पड़ता है, फिर उतना नहीं करना, फिर वही शेड्यूल के बीच में जाएगा। तो गाइस, बॉडी बिल्डिंग के लिए आपको जो शेड्यूल है वो बिल्कुल एक सिमेट्रिकली आपको चलना पड़ता है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी एक जगह से ग्रो कर गई तो आपकी बॉडी वो एक प्रोपोर्शनैलिटी से आउट हो जाएगी। तो गुरुजी आपका कहने का मतलब यही है? नहीं, वो तो है, लेकिन जैसे सपोज हम एक्सरसाइज करते हैं, फॉर एग्जांपल बोल रहे हैं कि जैसे मसल जो हैवी मसल है, चेस्ट की एक्सरसाइज है, चेस्ट की एक्सरसाइज करने के बाद भी आपको जो सेट हैं उसके, ओनली फॉर बेंच प्रेस, जो फ्लैट बेंच प्रेस है, उसके कम से कम मैं बोल रहा हूँ उसके 8 सेट होने चाहिए।
कम से कम जी। ये कम से अगर क्या होगा, या पेक्टोरल मसल को जो पूरा उसका प्रेशर नहीं जाएगा तो डेवलप कहाँ से होगा। जी, आज जी, तो ये जो बच्चे जो कर रहे हैं, पहले तो उनका जो एंगल है, जो वेट ट्रेनिंग करने का जो उनका जो बाजू का जो एंगल है, बार को कैसे पकड़ना जी। क्या नहीं है, वो भी प्रॉपर नहीं है कि कहाँ ब्रीद लेना है कहाँ छोड़ना है, वो भी आज तक किसी को ज्ञान नहीं आया इस चीज़ का है। लेकिन जब तक वो चीज़ आ जाएगी देन अपने आप ही बॉडी के ऊपर, जहाँ मसल के ऊपर वो आपका प्रभाव पड़ेगा एक्सरसाइज के साथ, अपने आप ही उसका जो है प्रेशर जो जाएगा। तो कम से कम भी मैं बोलता हूँ कि जो चेस्ट की जो एक्सरसाइज होती है, जो फ्लैट बेंच प्रेस की, वो कम से कम भी आपके 8 सेट होने चाहिए। आज लोग बोलते हैं 3 सेट के साथ काम चल जाएगा, ये होने वाला कुछ नहीं है। 3 सेट में तो वार्म अप भी नहीं होता आदमी जो कुछ भी है, लेकिन लाइट वेट से देन हैवी करके उसके बीच में मिडल के बीच में जाके जो पहले 2 सेट होते हैं उसको काउंट नहीं किया जा सकता। जैसे 4 सेट होंगे, लेकिन उसके ऊपर जो वेट प्रॉपर होगा देन उसको हम काउंट करेंगे। जो लास्ट वाले जो लाइट वेट का करेंगे वो भी अकाउंट नहीं करने का, मतलब टोटल जो है 8 सेट उसके होने चाहिए और 8 to 10 रेपुटेशन ईच सेट में वो होने चाहिए। लेकिन इसके इंक्लाइन है उसके 4-4 सेट होने चाहिए, डिपेंड ऑन, फिर एक्सरसाइज वही चलेगी, लेकिन पूरा पता चलेगा आपको कि मैंने क्या किया, प्रॉपर डाइट लेकर। ऐसे नहीं को खा के कुछ नहीं जाए थे ऐसे ही जा करना जाएगा, वो गलत हो जाएगा। गुरुजी आपने डाइट की बात की तो हम यहाँ पे हम जानना चाहेंगे कि आपकी जो आइडियल डाइट थी वो क्या थी? नहीं, डाइट उस टाइम मैंने पहले बोला है कि जो हमारी उस टाइम क्या कहता है, आज भी स्थिति ऐसी है जी। आज भी मैं करता हूँ, जैसे सिंपल डाइट लेता हूँ मैं, कोई स्पेशल नहीं है। अभी नॉन वेज मैं बहुत कम लेता हूँ, कहीं हो गया, कहीं महीने बार, अभी जो सिचुएशन जो बोल रहा हूँ मैं, कहीं महीने में 1 बार ले लिया या 2 बार ले लिया हो गया। एग्स जो है कम से कम 15 दिन के 20 दिन के बीच में कहीं 1 या 2 बार लेता हूँ मैं, नहीं तो मेरे को इच्छा ही नहीं है जो अब मत की जो इसको लेने की। लेकिन नहीं, जो डाइट प्रॉपर है, प्रॉपर डाइट की मीन क्या है कि जैसे सपोज आप इस फील्ड के बीच में जा रहे हैं तो आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन डाइट जो हो लेनी पड़ेगी। कैसे लेनी पड़ेगी? जैसे चिकन है वो कम से कम भी आपको, जैसे पर डे का, जैसे हार्ड टू हार्ड एक्सरसाइज करने वाला जो लड़का है उसको एक जो मतलब 500 या 600 ग्राम का जो चिकन होगा प्रॉपर जो पीस होगा वो उसको ओनली बॉइल्ड करके जी वो लेना पड़ेगा। देन उसके बाद एग्स जो है टोटल डो मैं समझता हूँ पूरे होल डे के बीच में उसको जो प्रॉपर एक्सरसाइज जो करता है उसके लिए 6 या 8 एग्स सफिशिएंट है, उसके ऊपर नहीं। जैसे बाद में खाना है, रोटी है, दाल है, सब्जी है, उसको पूरा करके सलाद है, फ्रूट है और ड्राई फूड है जी, वो उसको लेना पड़ेगा। बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि ये को आप बहुत समझते हैं जैसे प्री वर्कआउट है, आप भी लिखने वाले लिख देते हैं कि क्या है क्या नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, वो गलत चीज़ होती है। लेकिन वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो क्या है अदरवाइज उनको आगे प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि डाइट ओवर लेंगे तो नुकसान है। लेकिन इस शरीर को हर चीज़, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड जो फैट है, तीनों को ही कॉम्बिनेशन है। मैं समझता हूँ जो मेरे व्यू जो हैं वो क्या, मैं बोलता हूँ कि कम से कम 30% फैट आदमी की होनी चाहिए, 30% जो है कार्बोहाइड्रेट होनी चाहिए और 40% जो उसकी फैट जो अपने प्रोटीन है वो होनी चाहिए। उसको बोलते हैं बैलेंस डाइट। अगर सपोज हम बोलते हैं कल प्रोटीन ही ले लेंगे, प्रोटीन लेने के बाद फिर जो उसका इतनी प्रॉब्लम आएगी, उसका यूरिक एसिड इंक्रीज होगा, जो आज उसका ब्लड जैसे चल रहा है, जो चल रहा है वो बहुत ज़्यादा गलत है। उसके बाद में काफ़ी जो प्रॉब्लम आने वाली हैं, उससे यूरिक एसिड बढ़ेगा, उसका और ब्लड थिकनेस उसकी ज़्यादा हो जाएगी और कई चीज़ें प्रॉब्लम उसमें आएगी। जो बैलेंस डाइट लेने के बाद जो हमारा शरीर है उसको इतना मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। वो जिस अगर फैट लेते हैं फैट को एक्सेप्ट करेगी, कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी के लिए वो करेगी, एक्सेप्ट करेगी, प्रोटीन जो है मसल के ऊपर वो आएगा अफेक्ट करेगा, वो ऑटोमेटिकली वो बैलेंस करके वो धीरे धीरे अपनी डेवलपमेंट के लिए जाएगा। तो ये सिस्टम होता है डाइट का। ये नहीं हर चीज़ माइंड के अंदर है। अब मैं बोल रहा हूँ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको खाने का कुछ मिलता ही नहीं है, वो मैं बोलता हूँ जो 2 दिन की रोटी क्यों नहीं उसको साथ दही जो उसको दी हुई है उसको अचार के साथ दे दो, वो मस्ती जब खाएगा वो उसकी डाइट है। ये स्पेशल है। अगर पेट भरा हुआ है तो बोले नहीं चिकन पड़ा उसको खाओ, तो बोलेगा नहीं इसमें नमक ये है, इसके वो चीज़ है, वो गलत है, वो उसकी डाइट नहीं है। डाइट वो है जो माइंड से, जो अपने दिल से खाएगा, वो कुछ भी खावे उसके लिए वो डाइट प्रॉपर है, वो बॉडी को इफ़ेक्ट करेगी। जो चीज़ उसको अच्छी नहीं लगती वो उसके ऊपर नहीं करेगी, उसको लेने का, उसको डाइट का करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो गाइज यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपका दिमाग एक बहुत ही कह लो कि एक इम्पॉर्टेंट सेइंग है कि व्हाट योर माइंड थिंक्स योर बॉडी कैन अचीव। तो आप जो आपके दिमाग में आप सोचते हो वो आपकी बॉडी अचीव करती है।
तो गुरुजी आपका मतलब यही आपका मतलब है कि इसी तरीके से उसको कर सकते हैं? नहीं बिल्कुल, वही मेन जो चीज़ है, जो नेचुरल चीज़ है उसको थोड़ा चैलेंज कर सकता है, वो नेचुरल चीज़ नेचुरल रहेगी। बट गुरुजी आज की डेट में जो जैसे हम देखते हैं कि आपके ज़माने में जैसे होता था, पुराने ज़माने में, मैं पुराने ज़माने की बात कर रहा हूँ कि एक खेत से जैसे 10 बोरी कनक की निकलती थी, तो आज की डेट में वही एक खेत से मैं क्या 20 से 25 बोरी कनक की उत्पादन हो रहा है उसका। तो वो जो न्यूट्रिशन लेवल है, वो न्यूट्रिशन लेवल वो डिवाइड हो चुका है। तो आप इसको कैसे समझते हो? नहीं, वो बात सही बात है आपकी, बिल्कुल जो चीज़ आ रही है, जैसे पहले जो चीज़ हम जैसे बोलते अभी थे, इंसान जो है वो खाएगा तो उतना ही ना, तो नहीं, बट उनका जो न्यूट्रिशन है वो तो डिवाइड हो वो गया। लेवल कम है। वो अभी नो सैचुरेशन जो प्रेजेंट जो चल रहा है उसमें तकलीफ है। जो न्यूट्रिशन वैल्यू जो है बहुत कम हो गया, फर्टिलाइजर ज़्यादा हम डाल रहे हैं, खेतों में डाल रहे हैं। जो पहले नेचुरल होता था, जो गोबर की खाद जो हम डाल के उसको करते थे, वो उसके जो क्वालिटी अलग होती थी, उसका जो पूरा प्रॉपर जो सही होता था, उसमें न्यूट्रिशन पूरे होते थे। हम दूध भी लेते थे, प्योर होता था उस टाइम जो भैंस का जो दूध, क्योंकि उसको हम पूरी प्रॉपर डाइट देते थे। लेकिन जो दूध था उसका हम चीनी डालने की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन वो नेचुरल जो होता था वो उसमें क्वालिटी थी, क्वालिटी। आज स्थिति जो थोड़ा सा है कि जितना ज़्यादा होने के बाद, उसकी पैदावार ज़्यादा लेने के बाद अभी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है उसकी कम हो चुकी है। लेकिन उसके साथ फिर बाद में ऐसा होना चाहिए, आज उसके मुताबिक चलना पड़ेगा हमको। लेकिन फिर क्या है कि कुछ न कुछ, जैसे सपोज जो सप्लीमेंट जो है, जो सप्लीमेंट जो है मल्टीविटामिन या दूसरी चीज़, वो उसको लेना पड़ेगा। देन फिर उसको बाद सप्लीमेंट जो है अगर जो मिले तो बेस्ट क्वालिटी का जो होगा। अगर ऐसे जो दूसरा फालतू कम आ जाएगा, कोई भी ऐसे हो जाएगा, वो नहीं होनी चलेगा। लेकिन पूरा न्यूट्रिशन वैल्यू जिसको पूरा प्रॉपर जो है, कंपनी को जो बेस्ट कंपनी होगी उसका ले सकते हो, बेस्ट है। नहीं तो अदरवाइज मैं समझता हूँ फिर भी उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन ड्राई फ्रूट या दूसरी चीज़ से भी आप अपने तो पूरा कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट को अच्छे मतलब कि उसका पूरा यूटिलाइजेशन करने का जो हम जैसे बोलते हैं ना कि हम न्यूट्रिशन उसका पूरा लेने के लिए उसका तरीका क्या है? नहीं, तरीका तो ऐसे होता है जैसे हम पहले लोग करते थे। पहले क्या होता है, खासकर बादाम, मगज और जो इसका पूरा हम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये पूरा ग्राइंड करते थे। जैसे सपोज उसको बोलते हैं शरदाई बोलते थे। अगर वो चीज़ आज भी बच्चे कर लें तो मैं समझता हूँ किसी चीज़ की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसी के साथ हमारा जो न्यूट्रिशन जहाँ कोई वो पूरे का पूरा हो जाएगा बॉडी के अंदर जो है। तो ड्राई फ्रूट ये नहीं कि 2 बादाम ले लीजिए, 5-7 बादाम, लेकिन उसको काफ़ी बादाम कम से कम 25-30 बादाम लेने पड़ेंगे, उससे भी ज़्यादा लेने पड़ेंगे, जिससे कि एक मुट्ठी भर जिसको बोलते हैं वो, प्लस जो मगज़ हो गए, 4 मगज़, खसखस है, प्लस उसको पूरा ग्राइंड करके, हाथ से ग्राइंड करके उसे शरदाई बना के, दूध डाल के, मिश्री डाल के, इलायची डाल के, डिपेंड ऑन कौन सा क्लाइमेट है उसके आधार के ऊपर चलना, उसको बोलते हैं शरदाई। अगर वो ले लेंगे एक्सरसाइज के बाद तो आपका बॉडी अपने आप ही दिखाई देना शुरू हो जाएगा, बॉडी रिकवर बहुत जल्दी रिकवर कर जाएगी। आपका कहने का मतलब ये वो चीज़ होती है। तो गुरुजी यहाँ पे मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि जो लेवल ऑफ कंसंट्रेशन जो गेम के अंदर आपका उस टाइम पे था और आज का जो लेवल ऑफ कंसंट्रेशन है, उसके अंदर क्या डिफरेंस है? उसमें आज स्थिति ऐसी आ गया, आज क्या हम एक दूसरे को देखते हैं जी, कंसंट्रेशन ऐसे लाए, जहाँ जिम के अंदर जाएंगे लोग म्यूजिक छोड़ दें, लाउड कर देंगे जड़ी, जो वो बहुत गलत है। मेन जो कंसंट्रेशन जब एक्सरसाइज किसी के ऊपर फोकस करना होता है उसको पी जाना होता है जी। ऐसा नहीं है कि उसको जो दिमाग कहीं और है तो वर्क कहीं और कर रहा है, वो गलत चीज़ होती है, उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन एनी एक्सरसाइज जब भी आप करते हैं उसके अंदर पूरा फोकस करके, उसको पूरा देखकर, उसके पूरे मसल के ऊपर इफेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा, पूरी कंसंट्रेट करके अपने आप को करना पड़ेगा। लेकिन उसका रिजल्ट जो है आपको 110% उसका रिजल्ट मिलेगा। अगर सपोज कंसंट्रेशन कहीं दूर है, आज की स्थिति ऐसी हो गई है, मतलब कि एक्सरसाइज कोई और कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, मोबाइल आ गया, उसकी आवाज़ आ गई, जो आज की डेट में हम लोग ये चल रही है, उससे वो तो सिर्फ एक, मैं तो समझता हूँ कि जो एक टाइम पास है, बाकी कुछ नहीं है, कोई प्रॉपर वो एक्सरसाइज नहीं है। कान के अंदर वो ईयरफोन्स लगा के वो वर्कआउट कर रहे हैं तो नहीं, नेचुरली उसमें तो प्रॉब्लम है। ठीक है, वो कंसंट्रेट लगा रहे हैं, कंसंट्रेट क्या है, सिर्फ म्यूजिक जी, म्यूजिक सुन रहे हैं, लेकिन क्या क्या एक्सरसाइज करते समय उसको पूरा फोकस वो डाइवर्ट हो सकता है। लेकिन अगर पूरा करेंगे, फोकस लगा के पूरी कंसंट्रेट करके करेंगे कि मैं ये वर्कआउट कर रहा हूँ, मेरा पूरा बॉडी के ऊपर उसका इफेक्ट हो रहा, दिस इज द परफेक्ट बॉडी है, अदरवाइज नहीं। और गुरुजी जब आप गेम करते थे तो डेफिनेटली है कि प्लेयर्स के बीच में एक जेलसी फैक्टर होता था,
तो आपके टाइम में कुछ ऐसा नहीं, हमारा तो क्या है, जेलसी था हमारा, तो किसी को मौका ही नहीं दिया। जेलसी फैक्टर कुछ जैसे ऐसा, मीन्स क्या कि हमारा जेलसी करने का, जैसे सपोज मैं बोलता हूँ कि अभी या जब गए आपसे थे, आपसे कोई जेलसी करता हो? नहीं जेलसी ऐसा कुछ है ही नहीं। आप जब तगड़े हैं बात खत्म हो गई। क्योंकि हार्डवर्क ही इतना करना है कि अनबिलीवेबल जिसको बोलते हैं। हमारा एक ही टारगेट होता है कि हमने नहीं ये नेशनल जाए, एशिया जाए, इसको नहीं जीतना, हम दुनिया को जीतना है। लेकिन वो कंसंट्रेट करके अपने आप को फोकस करके देन फिर वर्कआउट करते थे। वर्कआउट क्या था? हार्ड टू हार्ड वर्क, मतलब कि इतना हार्ड वर्क करते थे। यही होता है कि किसी का क्यों रहने नहीं देता था मैं, कि नहीं वो दूसरा आदमी करेगा तो मैं उसको वो देखेगा, कैसे देखेगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। लेकिन अपना वर्कआउट माइंड के अंदर रख के देन करना कि परफेक्ट नंबर 1 जो अपने वर्ल्ड में नंबर 1 बनना है, नंबर 1 ही रहना है। उसके साथ मेरा कोई कंपैरेटिव जब मेरे को दूसरा वो नहीं रहा। तो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग, मतलब कि नेचुरल वे के अंदर भी ये चीज पॉसिबल हो सकती है? नहीं, नेचुरल अभी किया है तो वो यहाँ तक पहुँचे हैं। तो गुरुजी, एक सवाल जो पूरी दुनिया जानना चाहती है, पूरी दुनिया के, मतलब कि हम कह सकते हैं कि भारत के बहुत ही चुनिंदा ऐसे लोग हैं जो ये सवाल आपसे पूछते भी हैं, और कुछ लोगों के कुछ कमेंट्स भी थे, कुछ लोगों का कुछ सोचना भी था। क्या आपने कभी स्टेरॉइड्स लिए हैं? मैं बोलता हूँ स्टेरॉइड का आज तक मेरे को किसी चीज़ का नाम का भी नहीं पता है, स्टेरॉइड किसको बोलते हैं। लेकिन कि आज ये बच्चे बोलते हैं कभी क्या क्या बोलते हैं, आज तक हमको आज तक नहीं पता चला कि किसको क्या बोलते हैं, क्यों, कौन सा स्टेरॉइड होता है, कौन सा क्या होता है। लेकिन एक जरूर चीज़ है कि मैं इनको बोलता, हमारे जब वो हम करते थे, एक ज़्यादा वो मल्टीविटामिन होता है, सुपराडीन टैबलेट होती थी, कहीं उस टाइम कभी वो हो गया, एक ईवीएन कैप्सूल बोलते हैं कि वो विटामिन ई वो ले लो, जब कभी होगा कहीं 15 दिन के बीच में कभी ले लिया नहीं तो अदरवाइज कुछ है ही नहीं है। जहाँ विटामिन सी जो है, नींबू 2 निचोड़े उसको पी लेते थे, बस हमारा तो वो चीज़ चलती थी। लेकिन स्टेरॉइड को बात है आज तक नहीं पता चला हमको। लेकिन आज स्थिति ऐसी, बच्चों को देख के मेरे को इतना दुख हो रहा है कि वो ऑन द, कई बार तो क्या होता है कि स्टेज के ऊपर गिर रहे हैं, स्टेज के ऊपर परफॉर्म करते समय पानी मांग रहे हैं। मेरे को ये नहीं समझता क्या पानी क्यों मांग रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं है, वो भी छोड़ दो। उसके बाद जिम के अंदर आते हैं, एक सेट लगाते हैं, एक घुट पानी पीते हैं, एक सेट लगाते हैं, एक पानी का घुट पीते हैं। वो क्या है, कोई एक्सरसाइज है? वो कुछ नहीं है। ये सिर्फ वो क्या है कि एक आपने जो फायर लगाया है, चूल्हा जलाया है, जैसे सपोज आग जलने लगी, मतलब पूरे लगने लगी, देन उसके ऊपर पानी डाल दिया। ये सिस्टम हो रहा है आज के भैया ने। वो कहाँ से स्टेमिना आएगा, कहाँ से उसकी जो विल पावर है? मैं उसको बोलता हूँ वही बच्चे को, जहाँ उस इंसान को जो इधर काम ऐसे कर रहे हैं, उसको कहीं रेगिस्तान के अंदर डाल दिया जाए तो वो 2 सेकंड में नहीं निकालेगा, वो तो मर जाएगा। लेकिन क्या नहीं, वो बॉडी नहीं है, वो शरीर नहीं है। शरीर वो होने चाहिए, आप किसी भी जगह के ऊपर किसी मुश्किल के बीच में भी आपको डाल दिया जाए, लेकिन उसको आप बच के आ जाएं, उसको मैं बोलता हूँ ये शरीर है। लेकिन इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए बॉडी के अंदर जिसका कोई हिसाब नहीं। ये नहीं कि 2 दिन कर लेता बस ऐसे पेन हो रहा है, या बॉडी का जो मसल का ये हो गया, वो सिर्फ कहानियाँ हैं, ड्रामेबाजी है, मैं समझता हूँ। लेकिन क्या है कि पूरी प्रॉपर वर्क करना चाहिए। ये पानी को जैसे बोलते हैं, इसको अवॉइड करना। बिफोर पहले पियो ना पानी पूरा दिन, बॉडी डिहाइड्रेशन कहाँ से हो जाएगी? 1 घंटा आप एक्सरसाइज करते हैं, डिहाइड्रेशन बॉडी थोड़ी हो जाएगी आपकी, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? आप पहले पानी नहीं पीते तो बॉडी आपकी डिमांड करती है, लेकिन उसको पहले पानी की रिक्वायरमेंट को पूरा करो। पानी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बॉडी को। लेकिन आपने आपको ये साइकोलॉजिकली इसको देखना चाहिए। ये नहीं कि टीवी के ऊपर देख लिया, जहाँ यूट्यूब के ऊपर देख लिया, जहाँ किसी नेट के ऊपर देखे वो पानी पी रहा था मैं भी पानी पीऊँ, वो गलत होता है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरुजी, ये जो टॉपिक आपने हमें बताया कि बॉडी बिल्डिंग को किस तरीके से करना चाहिए, ये हम लोग एक स्पेशल, इसके ऊपर एक स्पेशल इंटरव्यू के अंदर हम लोग इसको करेंगे। मतलब कि पूरी बॉडी बिल्डिंग को अपन इसमें कवर करेंगे कि कैसे बॉडी बिल्डिंग को करना चाहिए। तो मैं आपसे आज ये जानना चाहता हूँ कि आपने वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए कितनी बारी उसके लिए ट्राई किया? नहीं, जैसे सपोज शुरुआत 1983 से जो एशियन चैम्पियनशिप थी जो पाकिस्तान में हुआ एशिया के लिए, उसके लिए वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो है 83 में सिंगापुर में हुई थी। 83 में तो 80 वर्ल्ड चैम्पियनशिप के बीच में मेरी पोजीशन नहीं लगी थी। 84 में लास वेगास अमेरिका में हुआ था। जी। तो 83
84 में 84 तो वहाँ पे मेरे को जो अमेरिका के अंदर जो उसमें 14वीं पोजीशन मिली थी, 14th पोजीशन 14th वर्ल्ड में जी। उसके बाद 85 में स्वीडन में हुआ था, क्लियर वर्ल्ड चैंपियन था उस टाइम, लेकिन इतना हार्ड वर्क किया था मैंने जी। फिर वर्ल्ड में मेरे को 4th पोजीशन उधर दिया था। तो गुरुजी उसका- आपको क्यों मतलब उसका आपको रीजन लगता था, था वो लोग क्या बोलते थे कि बोलते कि नहीं अमेरिका में जो लोग थे वो जी। बोलते कि नहीं हमारी कंट्री से हमारे से पार्टिसिपेट करो जी कंट्री कर मैं सके। यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपको जब अमेरिका से ऑफर था तो अमेरिका चाहता था कि अगर आप उनकी तरफ से खेलते तो वो हर साल आपको चैंपियन देते, क्योंकि ना उनके पास कोई ऐसा नेचुरल बॉडी बिल्डिंग का कोई सोर्स था और आई थिंक कि अभी उनके पास वो चीज़ अभी भी नहीं है। तो आपने उनका ऑफर क्यों ठुकराया? नहीं ठुकराया नहीं, मेन नेशन का बात है जो का हम कंट्री के ऊपर हिंदुस्तान में जन्म लिया था, दूसरे को कैसे दे सकते हैं। जब हमने पूरा एक प्रॉमिस किया कि हम क्या बोलते हैं किस मिट्टी के बने हुए हैं, पंजाब की धरती है जो हमारा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के अंदर मेडल लेकर आएंगे, बाहर के क्यों दे हम। अगर कोई आज की स्थिति जैसे वर्ल्ड चैंपियन मैं हुआ हूँ, काफ़ी देर तक मेरे को उन्होंने तकलीफ दी है, लेकिन मैं उसको माना थोड़ा। लेकिन मैंने एक ही टारगेट किया था, क्या किया था कि हिंदुस्तान के अंदर ही वर्ल्ड का टाइटल आएगा, लेकिन वो लिया मैंने। फिर जैसे सपोज है 85 में 4th पोजीशन ली और मोस्ट इम्प्रूव बॉडी बिल्डर ऑफ द ईयर का मेरे को टाइटल वर्ल्ड का वो मिला। मोस्ट इम्प्रूव बॉडी बिल्डर ऑफ द ईयर का टाइटल 85 में 85 स्वीडन में। देन उसके बाद फिर जो वर्ल्ड चैंपियनशिप जो थी वो 86 में टोक्यो में हुई और क्लियर वर्ल्ड चैंपियन था उस टाइम। लेकिन फिर सेम पोजीशन वही आती थी, सेम वही वर्ल्डिंग आती थी, लेकिन फिर भी मैंने उस टाइम वहाँ पे मेरे को 2nd पोजीशन वर्ल्ड में जो मिली थी टोक्यो में। उसके बाद 87 में मैड्रिड स्पेन में वर्ल्ड चैंपियनशिप की थी, लेकिन फिर मेरे को 4th पोजीशन दी, लेकिन रीज़न वही होता था। लेकिन 88 में जब ऑस्ट्रेलिया के अंदर फिर मैंने पार्टिसिपेट दोबारा किया था 1988 क्वींसलैंड ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में, फिर वहाँ पे हिंदुस्तान के लिए मैंने गोल्ड मेडल जीता था। क्यों? एक प्रॉमिस है, विक्ट्री स्टैंड मैंने हाथ खड़ा किया था उस टाइम कि हिंदुस्तान की 90 करोड़ की पॉपुलेशन की आंखें इसके ऊपर है, लेकिन मैं हिंदुस्तान के लिए ये मेडल जो वर्ल्ड का जो टाइटल है वो उसको मैंने जीता है। और उनकी बदौलत उनके आशीर्वाद से जो लोग हैं मेरे देश के जो लोग हैं, और तिरंगा झंडा जो है जो मेरा नेशन का जो मेरा असली जो है उसके लिए मैंने ये काम किया। मैंने एक सर्वर मतलब जिसको बोलते हैं कि सेवा की है, सर्वेंट हूँ मैं इस कंट्री का। तो मैंने वो अपना काम वो पूरा किया कि हिंदुस्तान का जो तिरंगा झंडा है उसको नीचे नहीं होने दिया, उसको बुलंदी के ऊपर विक्ट्री स्टैंड खड़े होकर मैंने उस टाइटल को जीता था अपने देश के लिए और हिंदुस्तान के लिए। गुरुजी मैं यहाँ पे एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि जब आप ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में जब आपने कंप्लीट किया तब आपको तब भी मतलब कि फेडरेशन की तरफ से आपको 2nd पोजीशन वो लोग देने वाले थे जो मेरे को सुनने को मिला, लेकिन वो जो क्राउड आपके सामने बैठा था मैं उन्होंने उनकी उत्साह इतनी ज़्यादा हो गई कि उन लोगों को फेडरेशन वालों को आपको 1st पोजीशन देनी पड़ी। क्या ये बात सच है? नहीं, वो तो उनका जो जजमेंट के बीच में होगा उनका होगा। मेरा तो मैं तो कॉम्पिटिटर था जी, मैं उसके बारे में पूरा प्रॉपर जानता नहीं। मैं सिर्फ ये मतलब कि मेरा जानना ये है कि जब आप स्टेज पे थे, मतलब कि जब वो पोजीशनिंग जो हो रही थी, तब वो लोग जो आपके सामने बैठे हुए थे, जो अंग्रेज जिसे हम बोलते हैं, मैं क्या फॉरेनर पीपल, वो लोग आपके लिए खड़े हुए थे? नहीं, वो तो जैसे सपोज एक परफेक्ट बॉडी थी, एक जो इतने टाइम से कंपटीशन को मैं खेल रहा था और जीत रहा था, तो नेचुरली उनका जो व्यू था जो कुछ भी मेरे को देखने का वो चीज़ था, वो क्लियर जो चीज़ क्लियर है उसको देना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने वो जो रिजल्ट जो मेरा काम है, मैं परफॉर्म अपनी की बेस्ट की है उसके ऊपर किया, लेकिन मैं उसको उसने मैं जानता नहीं भी उन्होंने क्या उनकी वर्ल्डिंग थी, कैसा था क्या नहीं है, लेकिन मेरा एक ही टारगेट है कि दुनिया को मैंने जीतना है, बस वो। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ही इज नॉट ओनली अ चैंपियन बट ही इज अ पीपल्स चैंपियन, जिसके लिए पूरी दुनिया खड़ी हो चुकी थी। और हम लोगों ने तभी इनको बोला था कि मेगा प्रेमचंद डेगरा इज पीपल्स चैंपियन। गुरुजी मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा कि
जब आपने कंप्लीट किया तब कितनी कंट्रीज ने नहीं, उस टाइम पार्टिसिपेट किया था? जब ऑस्ट्रेलिया के अंदर जब पार्टिसिपेट किया था वो 80 कंट्री पार्टिसिपेट किया था उस टाइम। जी। हाँ, तो काफ़ी कंट्री थी उसमें आई थी, तो वो क्योंकि आपने 168 कंट्रीज ना 80 80 ओके 80 कंट्रीज ने 80 पार्टिसिपेट। कंट्रीज हैं मतलब इंडियन अपने इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ IFBB के बीच में, उस टाइम IFBB के बीच में, IFBB ओके। हाँ वही वर्ल्ड में एक ही ग्रुप था जी। हाँ, उसके बीच में किया था। शॉर्ट हाइट में, ना नॉट शॉर्ट हाइट एंड वेट कैटेगरी, वेट कैटेगरी के वेट अंदर, का 80 किलोग्राम वेट के अंदर, 80 केजीज के अंदर। 80 kg के अंदर। जी। तो गुरुजी ये तो हुआ आपकी विनिंग टाइटल जब आप जीत चुके थे। तो जब बॉडी बिल्डिंग हमें एक चीज़ और सुनने को आई थी कि बॉडी बिल्डिंग जब आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी इंडियन बॉडी बिल्डिंग के अंदर बहुत सारी स्पार्ट्स हो चुके थे कि बहुत सारे कुछ लोग चाहते थे कि वो अपनी सेपरेट बॉडी बना लें और कुछ लोग थे कि वो लोग अपनी सेपरेट बॉडी के हिसाब से काम करना चाहते थे। तो इस बात में कितनी सच्चाई है कि आपको अपनी फेडरेशन को स्टैंड करने के लिए जो आपकी रिकग्नाइजेशन है उसको लेने के लिए कितना समय लगा? नहीं, वो तो जो जैसे सपोज जैसे हम करते थे जब पार्टिसिपेट करते थे वो तो बात है। ये जो इनका जो सिस्टम जो डिफरेंट हुआ है ऑल फेडरेशन के बीच में, ये 2004 में, जी 2004 से शुरुआत हुई थी जी। जब डिवाइड हुआ है कि जो इंटरनेशनल फेडरेशन और रिकॉग्नाइज किया इंडियन बॉडी को। जी। प्लस क्योंकि जो इंडिया वाले थे वो अलग अलग कहीं जान ला पे, जहाँ ग्रुप अपना बनाने लग पे। जी। लेकिन ये काफ़ी कंसर्वेटिव मतलब प्रॉब्लम आई। लेकिन हम उसके बाद में फिर कितना हार के फिर मैं हर एक चीज़ को हर एक को बोलता था, मैं जितने भी जो लोग थे जो फेडरेशन के बीच में अलग अलग जो लोग थे उनको बोला भाई आपने गेम तो की नहीं है, जब की नहीं है तो आपको तकलीफ नहीं है। जो बच्चे जो सफ़र कर रहे हैं वो क्यों करें, लेकिन इसलिए रिक्वेस्ट है मेरी कि सभी लोग इकट्ठे हो जाओ, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आओ, देन इसको फिर बाद में बॉडी बना के देन उसके ऊपर रिप्रेजेंट करो कंट्री को देता है। तो गुरुजी लेकिन उसके बाद ये सारे प्रोसीजर को कितना समय लग गया? नहीं, फिर उसमें 8 साल लगे, 8 वर्ष के बीच में। दोस्तों आपको शायद ये 8 साल का प्रोसीजर था। 8 साल के अंदर एक चैंपियन को अपनी गेम को सिद्ध करने के लिए, जो एक फेडरेशन को सिद्ध करने के लिए 8 साल लगे उनको रिकॉग्नाइजेशन लेने के लिए। नहीं, उस टाइम फिर बाद में फिर दोबारा फिर जैसे सपोज नहीं हम इधर उधर अलग नहीं हुए, मतलब इकट्ठे नहीं हुए। इकट्ठे होने के बाद मिनिस्ट्री के बीच में भी जाते थे, सभी लोग ग्रुप को बुलाते थे, 5 ग्रुप होते टाइम उस टाइम जो थे। तो लेकिन फिर हमने फिर मैं तलवरकर साहब, मधुकर तलवरकर, चेतन और महेश चौधरी, जहाँ अदर जो लोग थे उन्होंने सब मिलके, और अपने थे भूपेंद्र धवन जी थे, वो थे, हम सब लोगों ने इकट्ठे हो गए बातचीत करके फिर अपना एक संगठन बनाया जिसको बोलते हैं इंडियन बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन। ये जो अपने जो फॉर्म जो वो की थी, करने के बाद फिर हमने जो कंपटीशन तो होते थे नेशनल चैंपियन, जो दूसरा वो कंपटीशन करवाते थे, हम करवाते थे। देन गवर्नमेंट को फिर हमने वो लेटर जो वो देते थे, देने के बाद लास्ट मोमेंट में फिर सभी को इकट्ठा किया, नहीं को माने, फिर जो है अपने माननीय जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे उसमें अजय माकन साहब जी, उन्होंने फिर हर चीज़ को देखे के बाद जो रिपोर्ट जाती थी, जो IAS ऑफिसर थे हमारे, जो डायरेक्टर स्पोर्ट्स थे जो दूसरे थे, उन्होंने पूरी रिपोर्ट जो सही रिपोर्ट थी वो दी कि एक प्रेमचंद है जो इसके ऊपर जो सही जो है काम करने वाला है, लेकिन उसको आप करो तो दी बेस्ट होगा। फिर क्या है, फिर 2012 में सारे प्रोसीजर को 8 साल लगा। उसके बाद फिर 2012 में फिर गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइजेशन फाइनली मिले। तो गुरुजी मैं यहाँ पे एक और चीज आपसे जानना चाहूंगा कि जब आप गेम करते थे तो आपका गेम के प्रति कोई लालच रहता था? नहीं, लालच आज तक नहीं लिया। आज तो कोई बता दे क्या है कि नहीं इस गेम के ऊपर से मैंने कुछ लिया है। मैं तो सेवा की है, मैं तो सेवा कर रहा हूँ। आज जैसे सपोज बच्चे पूछते हैं, मैं तो बड़ा फ्रैंकली बोलता हूँ कि मैं कभी किसी से कोई लेता नहीं है कि नहीं मैं तेरे को ये बता दूंगा, मेरे को इतना दे दो, मेरे को ये कर दो, मैं इतना दे दो। जैसे आज की डेट में जो आज की स्थिति जैसे हो रही है कि बच्चे आते हैं कि हमें गेम के अंदर की क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो तभी हम करें। तो आपके टाइम के ऊपर कुछ ऐसा था कि मैं जब आपने कंप्लीट किया तो तब कैश अवार्ड कितना होता था? नहीं, उस टाइम तो ये जो कैश प्राइज का जो बात है ये तो 1993 से जब फर्स्ट टाइम फिर मैंने जब फेडरेशन के बीच में एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट था 1993 में, तो फर्स्ट जो JCT क्लास से कंपटीशन उस टाइम हुआ था
तो फिर मैंने ये करवाया था, क्योंकि मेरे को किसी ने 10 रुपये तो दिए नहीं थे जी। ना इसको मैंने बोला कि एक जो कॉम्पिटिटर है, कि जो एक्सरसाइज करने वाला जो लोग है, जो बॉडी बिल्डर है, उसको तकलीफ इतनी है जी। कि हार्ड वर्क करने के बाद भी उसको कुछ मिलना नहीं, तो उसके ने अपनी लाइफ को कैसे गुजारेगा। जी, जी, लेकिन बिल्कुल, फिर बिल्कुल, बाद में बिल्कुल सही। फिर 1993 में फर्स्ट जैसी क्लास कॉम्पिटिशन फिर मैंने करा, जो टोटल कैश प्राइस था 2.5 लाख का था। अच्छा। अप टू जो विनर जो थे मतलब कि जो 8-9 क्लास जो कैटेगरी के थे, जी। और सभी को बुला के तीन को जो फाइनल में पहुंचे थे, तीनों को बुला के फर्स्ट सेकंड थर्ड को बुला के वो जी। कम से कम 30-35 लोग आए थे। आने के बाद उनके 20 में से 10 लोग को वो जो कैश आपने कैश अवार्ड डिवाइड किया था, डिवाइड लेकिन किया, उस टाइम से दिया। 93 से शुरुआत हुई, जी। तो आज तक मैं समझता हूँ कि एक बॉडी बिल्डर जो तगड़ा बॉडी बिल्डर हिंदुस्तान के अंदर जो एकदम जो पूरा परफेक्ट जो है ओवरऑल चैंपियन जो होता है, वो 5 लाख रुपया ले रहा है। अभी अभी जो तलवार का क्लास कॉम्पिटिशन होगा 5 लाख 5 लाख ओवरऑल का टाइटल। क्लास विनर इज डिफरेंट, हर चीज को मिल रहा है, जी, जी, काफी बिल्कुल, कैश प्राइज मतलब कि अभी बहुत सारा प्रोत्साहन कह लो कि इस गेम को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिल रहा है। अभी जस्ट तो नाउ अभी गुरुजी आपने जब आपने आपने इंटरनेशनल इवेंट्स किए थे, तब भी कोई कैश अवार्ड रहता था? नहीं उस टाइम नहीं ना। हाँ, मैं जो प्रो एम क्लासिक कॉम्पिटिशन था ओलंपिया का एशिया में उस टाइम $2000 कैश प्राइज था उस टाइम 1990 है। मतलब कि हम लोग कह लें कि सिर्फ गिनती के कुछ कॉम्पिटिशंस होते थे, उस टाइम ने ओनली 2 क्लास दो, बाकी उसके बाद तो दोबारा तो कभी देखा नहीं मैं, ना कॉम्पिटिशन हुआ है। लेकिन उस टाइम जब हम किया था, उस टाइम ये 2 क्लास प्रो एम उसको बोलते थे एशिया का जी। तो वो जो ओवरऑल टाइटल मैंने उधर लिया था। और वर्ल्ड चैंपियनशिप के बीच में नहीं, उसमें कोई कैश प्राइज नहीं, कोई क्वेश्चन। जैसे सपोज ओलंपिक होती है तो ओलंपिक के बीच में भी जो कैश प्राइज नहीं मिलता, जस्ट ओनली मेडल जो है वो ऑन कंट्री जी आपकी वो उसको जो प्राइज है जो कुछ भी है वो देगी, लेकिन वो बाहर से नहीं मिलता। जी जी जी। गुरुजी आपको पद्मश्री कब मिला? 1990 में जो वर्ल्ड चैंपियनशिप बनने के बाद 88 में बना वर्ल्ड चैंपियन हुआ, 89 और 90 के बीच में मेरे को पद्मश्री मिला। आपको अर्जुन अवार्ड कभी मिला? 1986 में और 88 में मिला था। 1986 में आपकी मतलब कि एनरोलमेंट हो चुकी थी और 88 में मिला था। 88 में आपको अर्जुन अवार्ड मिला। और स्टेट अवार्ड था वो 1994 में। आपको स्टेट अवार्ड मिला 1994 में। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको रिकॉग्नाइजेशन दी, उसके बाद में मैं स्टेट गवर्नमेंट को याद आता है कि नहीं, उनके पास भी जो वो तो अलग बात है। जो उस टाइम तो बिफोर पहले तो एक ही कैटेगरी होती थी, 2004 से अलग। बट सर जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि ये नेशनल अवार्ड है, नेशनल अवार्ड आपको जब मिले उसके बाद में आपको स्टेट अवार्ड मिला, तो ये थोड़ा सा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे सपोज अभी उन्होंने आज तक फिर भी अभी भी देखा जाए तो कोई स्टेट अवार्ड कभी किसी को नहीं मिले, काफ़ी उन्होंने पेंडिंग पड़े रहते हैं, लेकिन वो भी मिल जाए वो बात खत्म होगी बस उसमें। तो सर आपको पंजाब गवर्नमेंट मतलब कि आपकी इतनी बड़ी अचीवमेंट है, आपने 8 बारी एशियन चैंपियन को जीता, 9 बारी आप नेशनल चैंपियन रहे, देन उसके बाद में आपने वर्ल्ड चैंपियनशिप को टाइटल लिया, तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई एड मिली? ना, गवर्नमेंट की तरफ, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक टोटल जो है 42,000 रुपया आया हुआ है, लेकिन 42,000 रुपीज टिल नाउ। और एक वो भी था कि जो स्टेट अवार्ड मेरे को मिला था 21,000 उस टाइम था, और एक वेटरन स्पोर्ट्समैन जो है उन्होंने ऑनर किए थे 21,000 वो मिला था। 42,000 रुपया हो गया अभी तक का, अभी तक का 42,000 रुपीज। बिल्कुल। तो गुरुजी अगर हम इसको कंपेयर करें कि अगर आज की डेट में अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में अगर होते और इंडिया के बीच में, क्या डिफरेंस आप समझते हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कंट्री जो हमारा है, हमारा देश है, लेकिन क्या है कि ऐसा नहीं अभी सोचें, जैसे सपोज मैं सोचूंगा कि नहीं अमेरिका में ये होगा वो होगा, नहीं, ओन कंट्री है। कई बार क्या होता है घर के अंदर जो है चार आदमी होते हैं, तो एक को कुछ मिल गया तो मतलब 3 को मिल गया, एक को नहीं मिले, तो ये थोड़ा कि कंट्री को बोलेगा नहीं वो नहीं क्योंकि देश है हमारा, है हमारा देश है, हम अपने कंट्री के लिए किया, किसी दूसरे के लिए नहीं किया। हम दूसरे के जाने की उधर सोचेंगे भी नहीं कि क्या है क्या नहीं है। अगर सोचना उधर काफ़ी देर थे मैं उधर चल जाता, लेकिन नहीं, हमारे अपनी कंट्री से प्यार है, अपने लोगों से प्यार है, अपने बच्चों से प्यार है। जितने जो बॉडी बिल्डर हैं, जो लोग हैं, उनको कि अगर सपोज मेरे से कोई 10 आदमी जो मैं समझता हूँ वो सीख जाएंगे तो क्या होगा कि मेरा जीवन सफल हो जाएगा। पर गुरुजी अगर हम बात करें कि एक जीवन
बसर करने के लिए एक मिनिमम अमाउंट तो चाहिए ना, मतलब कि अभी आप देखिए कि वैसे भी हमारे देश के अंदर वर्ल्ड चैंपियंस की जो तुलना है वो बहुत कम है कि नहीं? तो मेरा मानना है, मैं सिर्फ आपको ये पूछ रहा हूँ कि हमारे देश से चैंपियंस क्यों नहीं निकलते? नहीं, चैंपियन तो निकलते हैं, चैंपियन अभी निकलेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन क्या है कि मेन चीज़ है कि वो जो डिटर्मिनेशन चाहिए, जो नेशनलिटी की फीलिंग जो है वो आज की स्थिति में बहुत कम है। हिंदुस्तान के जो बच्चे जो हैं, हमारे जो बच्चे हैं, मैं समझता हूँ जो बॉडी बिल्डर दूसरे भी हैं, उनके बीच में जो डिसिप्लिन जिसको बोलते हैं वो प्रॉपर नहीं है। लेकिन उनको लेकर आना पड़ेगा। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट नेशनलिटी उनके अंदर होनी चाहिए कि मैं हिंदुस्तान का रहने वाला, मैं भारत का, इंडिया का रहने वाला हूँ, इंडिया के लिए ही मैं काम करूँगा। तो उसमें क्या होता है कि जो पब्लिक की जो ब्लेसिंग होती है, जो लोगों की ब्लेसिंग है वो मिलती है, उससे आदमी चैंपियन बनता है। लेकिन अपने कंट्री के लिए, ये नहीं कि मैं दूसरे कंट्री के लिए करके करूँगा, वो गलत बात है। मैं इसी को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि जो ओन कंट्री, अपनी जो मातृभूमि है, उसके लिए जो काम करता है उसको अपने आप ही रिजल्ट मिलता है। क्यों? ब्लेसिंग जो होती है, जो पब्लिक की होती है, वो ही उसको टॉप में लेकर जाती हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन जब हम उधर बात जाना ही नहीं है तो उसका टॉपिक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, उसका नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी कंट्री के लिए ही सब कुछ करेंगे। तो चैंपियंस मतलब कि चलो ठीक है सर, आपका आपका वो आपकी सोच है। और सर एक 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 क्वेश्चन हमारे व्यूवर ने भी पूछा था कि बॉडी बिल्डर्स जो जिनके बहुत बड़े मसल्स, बिग मसल्स होते हैं, उनको ओल्ड एज के अंदर भी बहुत सारी तकलीफें उठानी पड़ती हैं। नहीं, तो ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्या होता है कि जैसे सपोज पहले हार्ड वर्क करता है आदमी, एनी पर्सन, कोई बॉडी बिल्डर जहाँ एथलीट है, जो कोई भी है, हार्ड वर्क करता है। करने के बाद फिर जैसे सपोज ओल्ड उसकी एज हो जाती है, एज होने के बाद उसको अपनी बॉडी के अकॉर्डिंगली, जैसे उसने गेम को छोड़ा, उसको प्रॉपर डाइट रखनी पड़ेगी। उसको जो पहले हाई टू हैवी डाइट लेता था, लेकिन उसको लेस डाइट करनी पड़ेगी। करने के धीरे धीरे जैसे उसने पहले अप किया था डाइट को, उसको धीरे धीरे उसको रिड्यूस करनी पड़ेगी। रिड्यूस करेगा तो उसका क्या होना, ऑटोमेटिकली ही जो बैलेंस उसका बॉडी का जो होना शुरू हो जाएगा, सही होना शुरू होगा। तो उसमें क्या होएगा, फिर हल्की हल्की उसको जस्ट ओनली फिटनेस के लिए उसको प्रॉपर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। नहीं तो ऐसा नहीं है कि उसको तकलीफ होगी जब मसल की को आएगी, वो तो एज फैक्टर बाकी तो होता ही है, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन जब प्रॉपर डाइट हो, स्ट्रेचिंग होगी प्लस दूसरी एक्सरसाइज उसको करनी पड़ेगी, जिससे को परफेक्ट रह सकता है। ऐसा नहीं कि उसको कोई तकलीफ रहेगी या कहते नहीं है। अगर बिल्कुल ही वो छोड़ देगा देन फिर प्रॉब्लम आएगी उसको, क्योंकि मसल जो है वो तो एक्सरसाइज मांग रहा है, वो तो डिपेंड उसके ऊपर होएगा। मसल की मूवमेंट होनी जरूरी है। यस, लेकिन क्या उसका स्केलेटल मास जाएगा, जैसे जाएगा उसकी जो स्किन जो है लूज पड़नी शुरू हो जाएगी। लेकिन क्या है कि उसको फिर धीरे धीरे एक्सरसाइज प्लस डाइट, वो मतलब कि जो बैलेंस डाइट उसको रखनी पड़ेगी, तो वो अपने आप ही परफेक्ट हो जाए, उसको डरने की कोई जरूरत नहीं आएगी। गुरुजी, जब आपने मेरा एक आखिरी क्वेश्चन, जब आपने कंपटीशन, जब आपने गेम करते थे तो आपको कौन कौन सी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा? नहीं, डिफिकल्ट उस टाइम तो बहुत आती थी। जैसे सपोज बाहर भी जाना होता था तो फाइनेंशियली बड़ी प्रॉब्लम आती थी। तो फाइनेंशियली होने के बाद आज मैं बोलता हूँ, जैसे सपोज मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन होता है, मिस्टर ओलंपिया में आज के बच्चे जो हमारे जो देश के जो लोग हैं, जो कॉम्पिटिटर जो बच्चे, वो सोचते हैं कि पता नहीं कितना टफ कॉम्पिटिशन। मैं इसको समझता नहीं है कि कॉम्पिटिशन क्या टफ होता है, लेकिन हार्ड वर्क नहीं है उसका। क्या क्या उस टाइम जब मैं क्या पार्टिसिपेट किया था तो मेरे को जो प्रॉब्लम आई थी, क्या आई थी, फाइनेंशियली मेरे को टिकट के लिए तो पैसे नहीं थे। बड़ी मुश्किल से कम भी, जैसे सपोज मैं टाटा स्टील कंपनी में था, उसका परमिशन लेने में लेते मेरे को 1 महीना लग गया। और तो लेने के बाद मेरी प्रैक्टिस जो वो हो ही नहीं, तो मैं उधर जाके क्या करता क्या नहीं है। लेकिन फिर भी सेकंड रनर अप रहा, कोई ऐसी बात नहीं है। पर मैं वही बोलता हूँ, ऐसा कोई काम औखा नहीं है जो कि नेचुरल भी मिस्टर ओलंपिया बन सकता है। तो आपको अगर आपको अच्छी फैसिलिटीज़ और अच्छा सब कुछ, आपको टिकट वगैरह उस टाइम पे बिल्कुल टाइम पे मिलती, तो आप वो कंपटीशन भी जीत सकते थे। इजी था, कोई इतना मुश्किल है ही नहीं था, कोई कंपटीशन मुश्किल। मैं आज की स्थिति भी ऐसी आती है, बच्चे जो मैं बोलता हूँ करते हैं, जैसे सपोज बच्चे 2 बच्चे हैं, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ मैं, 2 बच्चे हैं, दोनों का फ्रेम एक है जैसा है या कुछ भी है। एक बच्चा मेरे को दे दो, एक जिसने लेना ले लो, कोई डॉक्टर ले ले, जिसने लेना ले लो, 2 दुनिया भर का स्टीरोइड देना दे दे उसको। मैं उसको नेचुरल करना, हफ्ते बाद उसका कंपटीशन करवा ले कि कौन विनर होता है। मैं सीधी सी बात करता हूँ, मैं तीसरी बात ही नहीं करता, क्योंकि ड्रामेबाजी नहीं है मेरे पास। जो है मेरे को जो रियलिटी है, अगर वही बच्चा जो है उसको 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसको न मारे तो फिर बात करो क्या है क्या नहीं है।
ये सिर्फ मैं क्या बोलता हूँ कि जितने जो लोग हैं जो शॉर्टकट के बीच में जा रहे हैं वो मत जाएं, जी। जिससे कि आने वाला जो हमारा जो आगे आने वाली जो जनरेशन है वो ना ख़त्म हो जाए। तो लेकिन क्या है कि उनको नेचुरल डाइट के ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए, प्रॉपर एक्सरसाइज करनी चाहिए और नेशन प्रति काम करना चाहिए, डिसिप्लिन उनके अंदर होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। तो मैं समझता नहीं कि कोई उस बच्चे को जहाँ किसी भी इंसान को कोई प्रॉब्लम आए, जहाँ बॉडी बिल्डर को, जहाँ एनी एथलीट, जहाँ कोई भी किसी भी गेम के बीच में क्यों नहीं वर्क कर रहा, किसी कोई गेम क्यों नहीं कर रहा, तो उसको कभी भी लाइफ तक प्रॉब्लम नहीं आ सकती जेकर वो अंडर डिसिप्लिन नेशनलिटी की भावना उसके अंदर होगी और देश प्रति प्यार होगा तो वो कामयाब हो सकता है। गुरुजी अभी आपने फ्यूचर की बात की तो मेरा एक सवाल मेरा और निकल आया कि अभी की जो गेम हो रही है, जो अभी आज की डेट में जो मतलब जो भी गेम्स चल रही हैं उसके ऊपर जो जैसे वो जिस तरीके से भी वो कर रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट फ्यूचर के ऊपर क्या रहेगा? नहीं देखो, आज स्थिति ऐसी आ रही है, बॉडी बिल्डर आ रहे हैं, हर बंदा सोच रहा है, जहाँ कॉम्पिटिटर भी आ रहे हैं, हमारे जो बच्चे हैं वो भी आ रही हैं, जैसे लड़कियां भी बॉडी बिल्डिंग कर रही हैं, मॉडल फिजिक कर रही हैं, एथलेटिक फिजिक कर रही हैं। तो वो एक खुशी वाली बात आती है कि यंग जनरेशन जहाँ अदर पब्लिक के बीच में भी एक्सरसाइज का मतलब कि जो रुझान जो बहुत बड़ा है, ये बहुत खुशी वाली बात है। तो उसमें क्या होता है कि अपने आप को लोग फिट कर रहे हैं, अपने आप को जो बच्चे जो हैं फिट कर रहे हैं, लोग फिट हो रहे हैं, जिससे कि हेल्थ क्लबों के बीच में जाके अपने आप को परफेक्ट कर रहे हैं, जिससे कि बीमारियों से बच जाएं। लेकिन उससे बहुत ज़्यादा उनका बेनिफिट है क्योंकि वो अपने आप को सर्वाइव अच्छे तरीके से करते हैं, अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं। लेकिन उसमें क्या होएगा कि हमेशा जो अगर हेल्दी है, ये बोलते हैं ना कि हेल्दी माइंड तो हेल्दी बॉडी जो है, हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड ऑटोमेटिकली होएगा। तो उसमें क्या है कि नहीं, सोचने की जो शक्ति जो होगी वो प्रॉपर होगी, वो नेगेटिव नहीं कदे सोचेगा, हमेशा पॉजिटिव सोचेगा। तो इससे क्या है कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट आता है। बट गुरुजी मेरा यहाँ पे सवाल था कि जो लोग स्टेरॉइड्स ले रहे हैं उनकी मैं उनके फ्यूचर की बात नहीं, कर रहा उनका हूं। फ्यूचर तो खत्म है, जो वो तो उनकी, सिर्फ उनकी just only जनरेशन जो उनकी नई जनरेशन है वो तो उसके उसमें तो ऊपर प्रॉब्लम क्या? आएगी। इंटरनल बॉडी का जो सिस्टम, जो उसके जो हार्मोन चेंज हो जाएंगे नेचुरली, उसके में प्रॉब्लम आएगी उसको जी। उसके ऑन वाली जनरेशन जहाँ वो हैंडीकैप हो सकती है, जहाँ मेंटली रिटार्ड हो सकती है, जहाँ कोई प्रॉब्लम उसको आ सकती है, लेकिन वो तो हो जाएगा। ये बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन अगर जो बॉडी का जो सिस्टम ही चेंज हो जाएगा तो देन उसके में प्रॉब्लम आने वाली है। तो लेकिन इससे मैं क्या कहूँ, मैं बार बार यही कहूँगा कि नेचुरल डाइट के ऊपर आना चाहिए। क्यों, देखो नेशनल डोपिंग एजेंसी जो हमारी हिंदुस्तान के अंदर है, वाडा की है, उनका जो सेम डिटो अभी उन्होंने रूल भी बनाए हैं कि जो एक बार बच्चा पकड़ जाता है उसको 4 साल के लिए उसको निकाल देते हैं, सेकंड टाइम पकड़ा गया बैन लगाते हैं, सेकंड टाइम पकड़ा उसको लाइफ तक कर देते हैं। उसका रीज़न क्या हो रहा है कि इन लोगों को बचाने के लिए, जो सिर्फ है, आपकी जो नई जनरेशन है, नई जनरेशन को बचाने के लिए ये सब इम्पैक्ट्स अभी हो रहे हैं बॉडी बिल्डिंग के अंदर। तो गुरुजी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू फॉर योर टाइम। और आपने हमारे व्यूवर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट संदेश आपने हमारे व्यूवर्स को दिया, जो कि आज की डेट में उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है। बाकी दूसरे इंडियन बॉडी बिल्डर फेडरेशन का हमारा जो एक कार्यक्रम ऐसा हो रहा है कि हम जो नाडा टीम जो हमारी है, एंटी डोपिंग कमेटी एजेंसी जो है दिल्ली वाली गवर्नमेंट के साथ जो है, वो हमारा एक ज़ाब्ता है कि जो लोग एनी फेडरेशन के भी साथ हैं, यानी एथलीट्स हैं, बॉडी बिल्डर हैं, एथलेटिक करते हैं, अदर गेम करते हैं, उनके बीच में उनको वेल एजुकेट करने का कि ये स्टेरॉइड बहुत माड़ी चीज़ है, वो इसको मत लो, या कुछ भी, उनके सेमिनार हम लगवाते हैं। लगवाने का मतलब मेन क्या है कि जो बच्चे जो हैं उनको, जहाँ एथलीट जो हैं, जहाँ एथलीट हैं, उनको वेल एजुकेट करना कि इन चीज़ों से बच जाएँ। बचने के बाद क्या होगा कि आप ऑटोमेटिकली ही जो है हमारा जो भारत जो जिसको बोलते हैं हेल्दी होगा और सही होगा। जी तो गुरुजी जब आपने ये बात करी दी तो मैं अपने व्यूवर्स को दिखाना चाहूँगा कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग का रिजल्ट क्या होता है। आपकी काफ एक बारी अगर आप हमारे व्यूवर्स के लिए दिखाएंगे तो आई थिंक वो बेटर जाएगा। वो गाइस लुक एट दैट, आप वो साइज आप देखिए, मेरी आर्म से बड़ा साइज है। एंड दिस इज व्हाट नेचुरल, दिस इज ऑल नेचुरल गाइस, सी। ठीक है गुरुजी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और
ओके, थैंक यू। कोशिश हमारी यही है कि हमारे जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं उन लोगों तक ये संदेश पहुंचेगा और उन लोगों को बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी और उन लोगों का अपने आप को सुधारने का एक बहुत ही अच्छा मौका। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा? हम लोगों ने बात की थी, जो हमने वादा किया था हमने वो पूरा निभाया और अब नेक्स्ट हम जो वीडियो करने जा रहे हैं वो हम करेंगे गुरु माँ के साथ, जो कि प्रेमचंद डिग्रा जी की धर्मपत्नी है। तो गाइस, नेक्स्ट वीक के लिए स्टे ट्यून्ड।